नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है एक देश की जनसंख्या का बढ़ना सिर्फ देश का ही नहीं पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। हजारों सालों तक चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा लोगों वाला देश था, लेकिन अब भारत ने पोजीशन ले ली है। यूएन के लेटेस्ट एस्टीमेट के हिसाब से आज इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 1.46 बिलियन, जबकि चाइना अब 1.41 बिलियन पर आ गया है। ये सिर्फ एक डाटा पॉइंट नहीं बल्कि भारत की कहानी का एक नया चैप्टर है। 1950 में जब दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर के बाद खुद को संभाल रही थी, तब चाइना की पॉपुलेशन थी लगभग 55 करोड़ के आसपास और इंडिया की पॉपुलेशन थी 37 करोड़ के आसपास। तब दोनों देश गरीबी, भुखमरी, कॉलोनियल पास से जूझ रहे थे, लेकिन आज 75 साल बाद इंडिया ने अपनी जनसंख्या ग्रोथ से चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ये बदलाव सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनकर आया है। आप सोच रहे होंगे ये ग्रोथ कैसे हुई? क्या पूरा देश एक ही तरफ से बढ़ा? बिल्कुल नहीं। भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स लेयर्ड स्टोरी है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक सब सब्जेक्ट अपना रोल प्ले करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत की 1.44 बिलियन की जनता कैसे बनती है और कहां-कहां सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है। भारत का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तब एक अजीब पैटर्न दिखेगा। अगर आप दिल्ली से कोलकाता तक एक लाइन खींच दो तो उसके ऊपर नियर बाय 25% एरिया में देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। मतलब आधे ज्यादा लोग एक छोटे से हिस्से में घूम रहे हैं, बाकी आधे लोग बचे हुए 75% एरिया में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा ये सब स्टेट नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में है और यहीं सबसे ज्यादा भीड़ है। उत्तर प्रदेश अकेले ही लगभग 24 करोड़ लोगों को संभाल रहा है, जो कि ब्राजील या पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। बिहार की पॉपुलेशन भी लगभग 12-13 करोड़ के आसपास है। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र लगभग 8 से 12 करोड़ के बीच में वेरी करते हैं। इसके अपोजिट साउथ इंडिया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, केरला पॉपुलेशन डेंसिटी तो है, लेकिन वो ज्यादा तौर पे अर्बन पॉकेट्स में कंसंट्रेटेड है। रूरल साउथ में डेंसिटी नॉर्थ के प्लेन्स के मुताबिक बहुत ही ज्यादा कम है। ये डिवाइड सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आज के सोशो इकोनॉमिक ट्रेंड का भी है। आप सोच रहे होंगे आखिर नॉर्थ इंडिया ही क्यों इतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और क्लाइमेट के बीच में देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स जो कि इंडो गैंगेटिक बेल्ट दुनिया के सबसे फर्टाइल और पॉपुलस रीजन में से एक है। इसका सबसे बड़ा रीजन है हिमालयाज। हिमालय सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं बल्कि एक नेचुरल शील्ड है जो साइबेरिया और सेंट्रल एशिया की सूखी हवाएं को रोकती है। इसलिए नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट मॉडरेट, ह्यूमिड और क्रॉप्स के लिए बड़ा परफेक्ट है। दूसरा फैक्टर है नदियां, जहां पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र उनके ट्रिब्यूटरीज हो, ये सब हिमालय के ग्लेशियर से फीड होती है। जब हिमालय से स्नो मेल्ट होती है तो ये सब रिवर साल भर पानी और न्यूट्रिशंस प्लेन तक लाती है, लेकिन वो सब भी जमीन को और फर्टाइल बनाते हैं। इसलिए इंडो गैंगेटिक प्लेन में हर साल 2 से 3 क्रॉप आपको देखने को मिलती है, जो कि एक तरीके से हमारे रीजन का ब्रेड बास्केट है। मॉनसून भी एक बड़ा फैक्टर है। इंडियन ओशन से आने वाली मॉइस्ट विंड जब हिमालय से टकराती है तो सारी मॉइस्चर प्लेन्स में गिरती है, तो नॉर्थ इंडिया में एवरेज 1200 mm से ज्यादा रेनफॉल होती है। ये कॉम्बो जैसे कि फर्टाइल जमीन होना, ईयर अराउंड वाटर सप्लाई और लॉन्ग ग्रोइंग सीजन नॉर्थ इंडिया के लिए एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बन जाते हैं। ये सभी फैक्टर मिलकर नॉर्थ इंडिया को हिस्टोरिकली भी सिविलाइजेशन का सेंटर बनाते हैं। हर युग में सबसे ज्यादा बड़ा सेटलमेंट, एम्पायर, ट्रेड सेंटर, पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा यहीं पे रही है। साउथ इंडिया में आपको मिलते हैं प्लेट्यूज, रेन शेडो है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है, माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो साउथ इंडिया की जो ज्योग्राफी है ना वो नॉर्थ से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू डोमिनेट करते हैं। एक तरफ बहुत ही रॉकी एरिया है, बहुत ही एरिड है, बहुत ही अनइवन लैंड मास है जिसका एवरेज एलिवेशन ही 600 मीटर है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ये 2 माउंटेन रेंजेस माउंटेन विंड को जो है वो रोक देते हैं। तो वेस्टर्न घाट की वजह से एक तरफ जो कि कोस्टल एरिया है वहां पे हैवी रेनफॉल है, दूसरी तरफ जो है वो ड्राइनेस है। साउथ की बड़ी नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, ग्लेशियर पे नहीं। मतलब इनका फ्लो जो है वो बहुत ही सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। जब मानसून कम हो तो रिवर भी सूख जाती है, इसलिए एग्रीकल्चर भी जो है बहुत स्केटेड है और इरिगेशन पर हैवी डिपेंडेंसी है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है अर्बनाइजेशन। साउथ इंडिया में आईटी और सर्विस सेक्टर की वजह से बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची ऐसे शहरों में आपको माइग्रेशन हाई है, लेकिन रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्थ के प्लेन से काफी कम है। ये सब फैक्टर मिलकर साउथ इंडिया को एक अलग डेमोग्राफी और इकोनॉमिक कैरेक्टर है जो कि देते हैं। नॉर्थ इंडिया के गांव में भीड़ भाड़ वाले हैं, साउथ इंडिया में भीड़ ज्यादातर आपको शहरों तक ही लिमिटेड है। आज जब हमें ये रीजनल डिवाइड समझ लिया तो चलिए बात करते हैं भारत की मेगा सिटीज की जो ग्लोबल लेवल पर भी एग्जाम्पल है।
भारत की मेगा सिटीज दुनिया की सबसे क्राउडेड और डायनामिक अर्बन सेंटर्स है। मुंबई सिर्फ 619 किलोमीटर स्क्वायर का है और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है। धारावी सिर्फ 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया और 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि स्लम में रहते हैं। दुनिया का सबसे क्राउडेड एरिया में से एक है। मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी मैनहट्टन से 10 गुना ज्यादा है। दिल्ली भी अब 3.25-3.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। ये रीजन सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल नहीं बल्कि इकोनॉमिक, एजुकेशनल और कल्चर हब भी बन चुका है। लेकिन यहाँ की एयर पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस और ट्रैफिक जैम हर दिन हेडलाइन बनते हैं। वहीं पर ही बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता ये सब शहरों में आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन की वजह से काफी माइग्रेशन होता है। लेकिन ये सब रैपिड अर्बनाइजेशन अपने साथ स्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी लेकर आते हैं। ये मेगा सिटीज भारत की ग्रोथ इंजन है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम भी इक्वली मैसिव है। आज जब हमने सिटीज की कॉम्प्लेक्सिटी समझ ली तो चलिए देखते हैं कि ये पॉपुलेशन प्रेशर भारत के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे इंपैक्ट करता है। भारत की बड़ी पॉपुलेशन एक तरफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यंग वर्कफोर्स देखने को मिलती है जिसकी वजह से इनोवेशन होता है, कंजप्शन होता है। हमारे यहाँ पे मीडियम एज ही 28.8 ईयर्स है, जबकि चाइना, यूरोप और जापान रैपिडली एजिंग हो रहे हैं। इस यंग पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स पर फोकस करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये पॉपुलेशन प्रेशर रिसोर्सेज पर भी है। वाटर स्केर्सिटी होना, पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन और अर्बन कंजेशन, ये सब चैलेंजेस है। नॉर्थ इंडिया के कुछ रीजन जैसे कि पंजाब और हरियाणा ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की वजह से क्राइसिस फेस कर रहे हैं। यमुना और गंगा जैसे रिवर पोल्यूशन और ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। साउथ इंडिया में भी सेम आपको चेन्नई जैसे शहरों के अंदर पानी की कमी की समस्या देखने को मिलती है। रेनफॉल हो रही है लेकिन फिर भी पीने का पानी नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ पे भी प्रेशर है। स्कूल और हॉस्पिटल ओवरक्राउडेड है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज होती है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि आयुष्मान भारत, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अब भी ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर्विस सेक्टर, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट हो रही है, लेकिन रूरल एरिया में जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जिंदगी में अगर एक स्किल अगर आपको अच्छे से आ गई ना तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हर एक बच्चे को ये बात समझाना और उसको सिखाना अपने आप में भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। ये सब चैलेंजेस तभी टैकल हो सकते हैं तब सरकारी पॉलिसीज, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक अवेयरनेस एक साथ काम करें। अब चलिए देखते हैं कि सरकार और समाज कैसे सोल्यूशन पे काम कर सकता है। 1970 के बाद से भारत ने फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल पे काफी काम किया। अवेयरनेस कैंपेन, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव और वुमेन हेल्थ केयर पे फोकस किया गया। अब रूरल एरियाज में भी लोग छोटा परिवार, सुखी परिवार की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। फर्टिलिटी रेट नेशनल लेवल पर अब 1.9 के आसपास आ चुकी है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत नीचे है। रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। फैमिली लिटरेसी रेट 74.6% के आसपास पहुंच चुकी है और अर्बन वुमेन की एजुकेशन रेट 90% से ज्यादा है। जैसे जैसे लड़कियों की एजुकेशन बढ़ रही है, फर्टिलिटी रेट में कमी आ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रिजर्वेशन पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट ला रही है। अर्बन पॉपुलेशन अब 36% से ज्यादा हो चुकी है। 2030 तक 40 से 50% आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्मार्ट सिटीज मिशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, अर्बन में इंफ्रा इंप्रूव है जो कि करना जरूरी है। लेकिन स्लम रीडेवलपमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पोल्यूशन भी अभी बड़े चैलेंजेस हैं। अब हमें पॉलिसी और एम्पावरमेंट की तो बात करी, तो क्या एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है वो फूड प्रोडक्शन में हाई है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड, ड्रॉट और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मानसून है जो कि आज भी आपके लिए थ्रेट बन चुके हैं। क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करना, ड्रिप इरिगेशन करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का इंपैक्ट एनवायरमेंट पे पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन हो, प्लास्टिक हो, वाटर कंटेमिनेशन हो, ये सब बढ़ते जा रहा है और इसी वजह से हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर के भी चैलेंजेस जो है वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब भारत के लिए जहां पे एक पॉपुलेशन एक स्ट्रेंथ है क्योंकि हम सबसे यंग हैं दुनिया में, ये एक बर्डन भी है अगर हमने हमारे भारत की पॉपुलेशन को ट्रेन स्किल नहीं किया तो। जिस तरीके से चाइना ने 30 साल पहले अपनी पॉपुलेशन को ट्रेन किया, सरकार ने एमएसएमईज पे काम किया, इंफ्रा पे काम किया, अच्छी रोड, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, अच्छा हेल्थ केयर, इनोवेशन के ऊपर काम किया, तब जाके उनका यूथ है जो कि ट्रेन हुआ। तो आज हमें भी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि हमारा पूरा जीडीपी का सिर्फ 0.4-0.5% है, जहां पे चाइना 2.5% का स्पेंड कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज 5% का कर रही है, हमें वहां पे लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग एक अच्छा भारत, स्वच्छ भारत और अब बढ़ता हुआ भारत है जो कि नहीं बना पाएंगे। सो आपके इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारी पॉपुलेशन सिर्फ मोबाइल फोन तक ही सीमित रह चुकी है या फिर हमारी पॉपुलेशन में अगर कुछ अच्छे इनिशिएटिव लाए जाएं तो क्या हम इसको दुनिया का सुपर पावर बना सकते हैं क्या? आपका कमेंट मुझे जरूर करिएगा। थैंक यू।